Hello everyone, welcome back to PCM Tutorials. I hope you all are doing absolutely fine. वेक्टर्स एंड स्केलर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेंसर क्वांटिटीज़, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने स्केलर पढ़ लिया है, वेक्टर पढ़ लिया है, दो तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं। अब स्केलर कैसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। आप उसको किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटी को, अगर आपके पास उसका मैग्नीट्यूड है तो वो तो होती है स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसको हम लिख कर रख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ आपको एक डायरेक्शन भी चाहिए। तो उसमें क्या हो जाता है, वेक्टर यहाँ पर क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब बात आती है टेंसर क्वांटिटी की। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जैसे अब आपको पता है कि एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। ठीक है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, स्केलर तो बहुत इजी है, एक मैग्नीट्यूड होता है उसको काउंट कर लेते हैं। वेक्टर में क्या है कि हमें इसको काउंट करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और वेक्टर लेकर आते हैं ना, एक और वेक्टर। हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट में देखो हमें मेन चीज़ क्या करनी है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी लेकर आनी है, क्योंकि स्केलर को काउंट करना, मेजर करना आसान रहता है। ठीक है, तो हम वेक्टर को भी स्केलर में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरे पास एक मैग्नीट्यूड आए और उसको मेजर करना ईजी हो जाए। क्योंकि जो वेक्टर है ना, ये एक हमारी सोची हुई चीज़ें होती है, हमारी सोची हुई क्वांटिटी है। ठीक है, कन्वर्ट हमें उसको दोबारा से स्केलर में ही करना पड़ता है। तो अब जो अगर वेक्टर की बारी आई है, अब वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है कि मुझे इस एक वेक्टर है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को एक वेक्टर और चाहिए। ठीक है, इस वेक्टर को एक और वेक्टर चाहिए अपनी वैल्यू स्केलर निकालने के लिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब आपको पता ही है उसमें स्केलर आंसर आता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ एक वेक्टर और चाहिए उसको हम बोलते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1। ठीक है, इसको ध्यान से रखना, क्योंकि टेंसर जो है ना, टेंसर में ये दोनों काउंट हो जाएंगे बड़े आराम से। आप टेंसर की डेफिनेशन में इन दोनों का बता सकते हो, टेंसर की डेफिनेशन के अंदर इन दोनों को बता सकते हो। तो भी मैं टेंसर की जो मेन डेफिनेशन है उसको मैं लेकर आऊँगा, उससे पहले कि आप टेंसर की क्वांटिटी को समझो इन दोनों की टर्म्स में। ठीक है, अब देखो टेंसर क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर को मतलब एक वेक्टर और चाहिए उसको वैल्यू अपनी स्केलर निकालने के लिए। तो यानी कि ये मेन वेक्टर है, इसको एक साथ में पर्सन और चाहिए। सपोज कि मैं जो मेन वेक्टर है वो एक पर्सन है। ठीक है, अब उस पर्सन को अपनी वैल्यू स्केलर निकाल के दिखानी है, तो वो क्या करेगा, एक पर्सन को और बुलाएगा कि मेरे साथ आओ, काम करो मेरे साथ। ठीक है, तो वो होती है वेक्टर, यानी कि उसी चीज़ को हम बोलते हैं रैंक, कि कितने पर्सन को बुला रहा है हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो टेंसर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर क्या हो गया, टेंसर ऑफ रैंक 1। आई होप कि आप समझ गए होगे। रैंक 1 का मतलब कि उसने एक पर्सन को बुलाया बस अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, अब स्केलर में क्या होता है, स्केलर में तो उसने किसी को नहीं बुलाया, स्केलर तो एक वैल्यू होती है। ठीक है, स्केलर को कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, वो खुद में एक वैल्यू है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो स्केलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स होते हैं टेंसर ऑफ रैंक 0, क्योंकि इसमें इसको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी, अब मेन बात आती है टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो अब जो हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। अब टेंसर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, प्लस हमें चाहिए प्लेन, कि किस प्लेन पर वो कोई भी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि वो किस प्लेन पर भी हो रही है, यहाँ पर एक प्लेन भी आ जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो टेंसर क्वांटिटीज़ का होता है ना, वो होता है स्ट्रेस सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि स्ट्रेस में क्या है, सपोज़ कि हमारे पास कोई क्यूब है। ठीक है, हमने डस्टर लिया, हमारे पास एक क्यूबॉइड की शेप का है। अब इसमें क्या है, इसमें प्लेन्स भी हैं, ठीक है, डायमेंशंस भी हैं अलग अलग, और क्या है कि मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा। सपोज़ कि ये 3D डायमेंशन में पड़ा है। 3D डायमेंशन में अगर ये पड़ा होगा तो आपको पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इसके अलॉन्ग है, और जेड एक्सिस इसके अलॉन्ग है। 3 हो गया। मैं आपको इसको मॉडल के साथ दिखाता हूँ। तो अगर आप मॉडल के साथ देखो, तो मैंने इस क्यूबॉइड को ऐसे अलाइन कर दिया, यहाँ पर रख दिया मैंने इसको, तो देखो ये 3 शेप्स के अंदर आ गया। मैं इसको ऐसे रखता हूँ ताकि एक्स वाई जेड आपको दिखे। ठीक है, इस बॉडी को मैंने ऐसे रखा, यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ भी इसके कुछ डायमेंशंस हैं, वाई की तरफ भी डायमेंशंस हैं, जेड की तरफ भी डायमेंशंस हैं। अगर आप इसको नोटिस करो तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो या पॉज करके चेक करना। देखो वाई की तरफ कौन सी डायमेंशन है, ये वाली जो इसकी हाइट है,
है ना। और ये जो इसकी ब्रेड्थ है नीचे वाली, ये वाली जो ब्रेड्थ है ये किसके अलॉन्ग चल रही है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो, ये जो इसकी पूरी लेंथ है, कंप्लीट जो लेंथ है ना इसकी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। अब सपोज़ करो कि मैंने इसको क्या किया, दबाना शुरू किया, तो सपोज़ मैंने इसको दबाना शुरू किया, ठीक है, स्ट्रेस दिया मैंने इसको, तो दबाना शुरू किया बॉडी को। जब बॉडी दबेगा ना यहाँ से जब मैं इसको दबाऊंगा, तो आपको पता है कि बॉडी क्या होगी, यहाँ से थोड़ी सी मोटी होगी और बीच में से पतली हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि हर डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज आया है, ठीक है। प्लेन्स भी पता है आपको, प्लेन्स मैंने आपको बताया था प्लेन्स क्या होते हैं। देखो ये एक्स और वाई, ये जो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई एक मिरर की तरह या फिर एक शीशे की तरह है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये पूरा एक प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये एक्स है, ये जेड है, तो ये एक्स और जेड प्लेन होगा ये पूरा, ठीक है। ये पूरा एक एक्स जेड प्लेन होगा। जहाँ पर मेरा जो हाथ है ना, जहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ, तो ये एक्स जेड प्लेन है। और ये क्या है, वाई और जेड एक्सिस, तो ये वाई जेड प्लेन है। कितने प्लेन हो चुके हैं, 3 प्लेन हो चुके हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस हो चुकी हैं। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी को अगर मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, चेंज हर साइड से होगा, हर प्लेन से होगा, ठीक है। मैंने यहाँ से दबाया तो ये प्लेन इधर से अलॉन्ग दिस प्लेन, ये चीज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये हाइट भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ में भी कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो ऐसे हर प्लेन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो यही होता है टेंसर। टेंसर में क्या है कि मैग्नीट्यूड तो आना ही आना है, कि बॉडी में अगर कुछ चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। फिर बात आती है किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, वाई की तरफ हो रहा है, जेड की तरफ हो रहा है, फिर ये बात भी आ जाती है। अब फिर प्लेन भी आ गया इसके अंदर कि कौन से प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है, एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है, वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है, एक्स जेड प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो उस टेंसर क्वांटिटीज़ में थर्ड चीज़ भी आ जाती है। तो यही होते हैं टेंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाहर अभी कुछ नहीं करना हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि टेंसर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन होते हैं। और इसको हम कैसे देखते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं, कि उस क्वांटिटी को कितनों की और ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। जैसे स्केलर को किसी की ज़रूरत नहीं थी, तो ये क्या हो गया, टेंसर ऑफ रैंक 0, स्केलर हो गया टेंसर ऑफ रैंक 0। वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर को अपना स्केलर वैल्यू निकालने के लिए एक और वेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। जब एक और वेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या होगा, टेंसर ऑफ रैंक 1। मतलब कि हमें ये देखना है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कितने पीसीज मुझे चाहिए, जितने पीसीज मुझे चाहिए उतना उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। इस वेक्टर को अपनी वैल्यू निकालने के लिए एक और पीस चाहिए था, एक और वेक्टर चाहिए था, तो उसका कितना रैंक हो गया, 1 रैंक हो गया। सॉरी, आई जस्ट रियलाइज्ड कि आपको ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, थोड़ा ब्लर शो हो रहा था। तो अब चेक कर लो कि यहाँ पर क्या लिखा था, स्केलर मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, टेंसर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन। नाउ बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर्स की। कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर से पहले एक बार आप रिकॉल करो, जब मैंने आपको एक बार कंपोनेंट्स एक बार शो किए थे, ठीक है। लाइट सोर्स को मैं लेकर आया था, मैंने यहाँ पर वेक्टर रखा था, तो हम लाइट सोर्स को लेकर आए थे। हमने क्या किया था, इसकी जो शेडो बन रही थी एक्सिस के ऊपर, डिफरेंट एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो एक ही वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आए थे हमारे पास, आपको याद होगा। तो हमने उन कंपोनेंट्स को निकाला था, तो आंसर आ गया था। अब सिमिलरली जो कंपोनेंट्स टेंसर्स के होंगे ना, वो होंगे 9 कंपोनेंट्स। 9 कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, अब देखो 9 कंपोनेंट्स कैसे हैं, क्योंकि देखो कितने प्लेन हो गए इनके, 3 प्लेन हो गए टोटल, 3 प्लेन और 3 प्लेन। हर प्लेन में डिफरेंट एक्सिस के हिसाब से काम होगा। तो कितनी एक्सिस है हमारे पास टोटल मिला के, कितनी डायमेंशंस है, 3 डायमेंशंस है। हर प्लेन के लिए 3 डायमेंशंस होगी, तो कितने हो गए यहाँ पर, 9 टोटल मिलाकर कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास। तो वो 9 कंपोनेंट्स कैसे आएंगे वो चेक कर लो एक बार। जैसे कि सपोज मैंने कुछ सिग्मा आई जे लिखा, ठीक है, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, तो हमने सिग्मा आई जे लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 21, सिग्मा 22, सिग्मा 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33। अब इसको ऐसे क्यों शो किया, हमने कंपोनेंट्स को एक एज ए मैट्रिक्स के बीच में शो कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने इसको लिखा सिग्मा 11, सिग्मा 11, जो फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट है ना, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट है वो बताता है प्लेन के बारे में, ठीक है। ये करता है प्लेन को ट्रैक, तो हम लिखेंगे ट्रैक्स प्लेन। अब प्लेन को ट्रैक करने के बाद ये डायमेंशन, अब इसकी जगह 1 कैसे, आप बोलोगे प्लेन तो एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, तो ये 1 से कैसे शो किया हुआ है। तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर जा रहा होगा ना, मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। अब इसके जो नॉर्मल वेक्टर जा रहा होगा वो शो करेगा इसके डायरेक्शन को, ठीक है। तो प्लेन को जो ट्रैक कर रहा है वो कौन कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर टू दैट प्लेन, कि उस प्लेन के
नॉर्मल वेक्टर कौन सा जा रहा है वो आपको शो कर देगा, उस प्लेन के बारे में ट्रैक करके बता देगा कि ये वाला प्लेन है हमारे पास, ठीक है। और ये 1 क्या है, दूसरा 1 क्या है, ये क्या बताता है, डायमेंशन बताता है कि आप किस एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो। सपोज कि एक्स वाई जेड लिया, मैंने इसको 1 डायमेंशन माना, इसको 2 डायमेंशन माना, इसको 3 डायमेंशन माना, तो ये हमें डायमेंशंस बताएगा। तो ये तरीका होता है इसको शो करने का, ये नोटेशन होती है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सिग्मा 3 2 की बात की, तो सिग्मा 3 2 का मतलब क्या है कि ये वेक्टर थर्ड, मतलब कि ऐसा प्लेन जिसके नॉर्मल वेक्टर थर्ड है, ठीक है, ये प्लेन के बारे में बता रहा है। और ये क्या बताएगा, डायमेंशन के बारे में कि सेकंड डायमेंशन की तरफ है। एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब बोल लो, क्यूबॉइड बोल लो, हमें सिर्फ एक एग्जांपल की तरह काम करना है, ठीक है। हाँ, तो हम एक क्यूबॉइड का एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये वाला प्लेन मान के चल रहा हूँ मैं कि ये वाला फर्स्ट प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है। कितने प्लेन है इसके अंदर, 3 प्लेन होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये मैंने 3 प्लेन मान लिए। तो देखो ये फर्स्ट प्लेन है, मैंने बोला कि मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया या उसको दबाया, कुछ भी किया, बस मैंने डिफॉर्मेशन की है बॉडी के अंदर। तो ये वाला जो प्लेन है फर्स्ट वाला, ठीक है, जो प्लेन है फर्स्ट वाला, मतलब कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है। इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो तो कौन सा प्लेन हो गया, इसका मतलब कि हम YZ प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम YZ प्लेन की बात कर रहे हैं, ये वाला प्लेन हो गया, इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर जा रहा है, ठीक है, हम इसको खुद से मान लेंगे, 1 मान लेंगे कि इसके परपेंडिकुलर 1 वेक्टर जाएगा, इसके परपेंडिकुलर 2 वेक्टर जाएगा, इसके परपेंडिकुलर 3 थर्ड वेक्टर जाएगा। तो हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। तो ये वाला प्लेन बताने के लिए तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिग्मा 1 लिख दिया। अब एक्स एक्सिस को हमने क्या माना था, 1 डायमेंशन, इसको 2 माना था, इसको 3 माना था। तो दूसरी चीज़ क्या बताएगी, डायमेंशन बताएगी कि किस तरफ ये स्ट्रेच हुआ, ठीक है। तो ये सिग्मा 1 हो गया, समझ आ गया आपको। अब एक और मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर लगाया एरो और इसको लिखा सिग्मा 2 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार मेरे पास जो प्लेन है ना वो दूसरा प्लेन है, ये ऊपर वाला प्लेन होगा सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला प्लेन है। लेकिन हमने इसको इसके यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जा रहा होगा उसके हिसाब से हम शो करेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा है, सेकंड वाली के, वाई को हमने सेकंड नाम दिया था, तो सेकंड वाली के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। समझ आ गया। जिस भी प्लेन के अलॉन्ग आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है, आपने इस प्लेन के अकॉर्डिंग चेक करना है, ऊपर वाले प्लेन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा जो सेकंड प्लेन है, ठीक है। तो उसके परपेंडिकुलर देखो कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर सेकंड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अच्छा, अब ये डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। हमने एरो ऐसे लगाया ना कि इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रही है, डायरेक्शन में मतलब ऐसे उसको खींचा गया होगा, स्ट्रेच किया होगा बॉडी को, ठीक है। पहली बात तो हम स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस में क्या होगा कि हमने इसको दबाया, जब किसी चीज़ को दबाएंगे तो हो सकता है यहाँ से वो आगे की तरफ चली जाए, क्योंकि जब हम सेंटर से दबाएंगे वो यहाँ से पतली हो जाएगी और यहाँ से बड़ी हो जाएगी, तो उस तरफ, ठीक है। तो 1 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब कि फर्स्ट वाले डायमेंशन के अलॉन्ग डिफॉर्मेशन हो रही है, प्लेन की डिफॉर्मेशन कैसे हुई वो हमने बता दिया कि सेकंड वाले के अलॉन्ग होगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे सिग्मा 2 1 हमने कैसे शो किया है। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हम लेकर चलते हैं यूनिट वेक्टर। इसके बारे में आप काफ़ी बार पढ़ भी चुके हो, ठीक है। लास्ट वीडियोस में मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, 1 मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर जिनकी यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हमें डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेयरली इंडिकेट डायरेक्शंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शंस बताना, ठीक है। आई कैप, जे कैप या के कैप, सिर्फ इनके बारे में बताते हैं। एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप आ जाता है, वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप आ जाता है, जेड डायरेक्शन में है तो के कैप आ जाता है, ठीक है। इन ये वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं डालते, क्योंकि इनका खुद का आंसर 1 होता है, तो इन्होंने मल्टीप्लाई तो होना होता है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर फिर से वही आ जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शंस ही शो करते हैं। सपोज़ करो कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। हमने क्या बताया था कि वेक्टर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम कैसे शो कर देते हैं, कैप की फॉर्म में। अब मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि कैप क्या होती हैं, ठीक है। कैप्स क्या होती हैं, वही बस हमें क्या करना है कि यूनिट वेक्टर को एक अलग से शो करने के लिए ऊपर हम कैप लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए कैप, और फिर ए, या फिर हम बोल देते हैं ए कैरेट,
ठीक है। तो हम इसको ए कैप या फिर ए कैरेट बोल देते हैं। ये इसको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो गए, ठीक है। और मोस्टली आपको कैप ही मिलेगा, तो कैप ही बोलना आप भी। अब देखो, अब अगर हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, सपोज़ कि आपको यूनिट वेक्टर पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो, हमें सिंपल सी टर्म आपको याद रखनी है। आपको ये तो याद हो गया होगा कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बना होता है। ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रही डायरेक्शन। तो अगर आपको कहीं पर बड़ी कन्फ्यूज़न भी होती है ना यूनिट वेक्टर निकालते हुए, तो पहले आप ये लिख लो, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा, ये लिखा ए कैप। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये नीचे डिवीज़न में आ जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो यही फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर। हम बात कर रहे हैं ज़ीरो वेक्टर की, या फिर इसको हम बोल देते हैं नल वेक्टर। अब नाम से पता चल रहा होगा ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ज़ीरो होता है, ना ही इसकी कोई डायरेक्शन होती है, ना ही कोई मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल ज़ीरो वेक्टर है। तो यही बस डेफिनेशन है छोटी सी ज़ीरो वेक्टर की। अब अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। सपोज़ कि मैंने दो वेक्टर बनाए, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी दोनों सेम हो, दोनों बराबर हो, उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो ए वेक्टर, आपको इनका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ देखो एक बार। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ही होती है वेक्टर की। तो इसकी लेंथ देखो, दोनों बराबर है, लेंथ भी बराबर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन भी इनकी सेम है। तो अब उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स में ना थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है, तो उसको अब देख लो। इक्वल वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर जो होंगे ना पैरेलल तो होंगे, यानी कि उनकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कोई वेक्टर छोटा हो सकता है, कोई वेक्टर बड़ा हो सकता है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी आपकी, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पर साफ साफ देखो कि इक्वल वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। तो ये तो पक्की बात हो चुकी है कि इक्वल वेक्टर्स तो पैरेलल होंगे ही होंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब पैरेलल तो है ही है। लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल हो, वो नहीं हम बोल सकते कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल आता है। ये आपको साफ ही दिख रहा है कि वेक्टर्स पैरेलल तो हैं, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड कम है, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये तो नाम से पता चल जाएगा, जिसमें क्या होगा, डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी। तो यानी कि एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, होगा पैरेलली लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये होते हैं एंटी पैरेलल, मतलब है ये पैरेलल लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, मुझे अभी जीरो वेक्टर में एक चीज़ याद आई है। वो क्या है कि पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो उसके बेस पर मैं आपको जीरो वेक्टर की डेफिनेशन दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है कि उससे पहले ना हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है पोजीशन वेक्टर की। सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसको मैंने P नाम दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ABC, और ये 3D एक्सिस में इस कारण से ABC इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। हर डायमेंशन के लिए अपना अपना एक पॉइंट आ गया ABC। अब हमें क्या निकालना है, इस P पॉइंट का ना पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, अब पोजीशन वेक्टर ऐसे निकलेगा कि उसके लिए ना हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा जो कि फिक्स होगा, फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा। और मोस्टली हम क्या करते हैं, ओरिजिन को ही अपना फिक्स पॉइंट मानकर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे O, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं OP, यानी कि पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर। ये होता है पोजीशन वेक्टर। समझ गए पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि हमें क्या करना है, किसी पॉइंट का हमें किसी पॉइंट पर उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है कि इसकी पोजीशन वेक्टर क्या आता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक फ़िक्स पॉइंट चाहिए। सपोज़ कि हमें ये पॉइंट क्यों चाहिए, अब देखो, अब आप अगर मान लो कि कहीं पर खड़े हो, ठीक है, अब आपको देखना है कि मेरी डायरेक्शन क्या चल रही है। तो उसके लिए आपको एक फ़िक्स पॉइंट रखना पड़ेगा ना कि किस तरफ से मेरी डायरेक्शन मुझे चेक करनी है, ठीक है। सपोज़ आप बहुत बड़े ग्राउंड में हो, आप जहाँ पर खड़े हो आपने क्या कर दिया,
वहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया कि 0 पॉइंट है, कि मैंने इस पॉइंट से अपनी डायरेक्शन चेक करनी है, अपनी वैल्यू चेक करनी है। तो आप इस पॉइंट को फिक्स करके चले जाओगे तो आप किसी और पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाओगे। वो पॉइंट क्या होगा? P पॉइंट होगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट आप करके गए हो, आप इसके अकॉर्डिंग ही चेक करोगे ना अपना पॉइंट, अपना पोजीशन वेक्टर इसी के तो अकॉर्डिंग चेक करोगे। तो इस कारण से ज़रूरत पड़ती है। तो उसी जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है ना, उसी पॉइंट को हम यहाँ पर ओरिजिन मानकर चल रहे हैं कि ओरिजिन पर है मेरा फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर आ गया, OP वेक्टर आ गया। अब जो मैंने जीरो वेक्टर के अंदर इसकी बात बतानी है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर जब हमारा पॉइंट ओरिजिन पर ही पड़ा हो, यानी कि जो पॉइंट आप फिक्स करके गए हो, यहाँ पर पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर रहा हूँ और जहाँ पर मैं जाऊँगा मैं वहाँ का पोजीशन वेक्टर चेक करूँगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब सपोज़ कि आप चले ही नहीं, आप कहीं पर गए ही नहीं, आप वहीं पर खड़े हो, तो कहीं पर मूव ही नहीं किए, 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कहाँ पर हो? ओरिजिन पर ही हो। ठीक है, तो ये था पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड ही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या चाहिए? हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक पॉइंट और बना देंगे Q वेक्टर। ठीक है, Q पॉइंट, इसको हमने क्या दिया? अब ये Q का जो हमारा Q पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। कौन सा बनेगा? OQ वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, सपोज़ कि आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है QP वेक्टर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि मैंने जैसे सपोज़ कि Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, कि मैंने Q से P की तरफ मैं गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, Q से P की तरफ गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, QP वेक्टर। अब इसकी वैल्यू अब कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? पहली बात तो OP वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? वो ये है। OQ वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? QP वेक्टर निकालना है। यही है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप P से Q जाओगे तो उस तरफ एरो लगा दोगे। अगर आप Q से P का चेक कर रहे हो तो QP वेक्टर बोला जाएगा कि मैं Q से P की तरफ गया हूँ, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मुझे निकाल कर दिखाओ। तो QP वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ से जहाँ तक गए, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना बस। तो यहाँ पर क्या बनेगा? OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। तो ऐसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, QP वेक्टर। अच्छा, तो अब बात आती है कि बच्चे पूछते हैं कि जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बता दिया फॉर्मूले के बेस पे, अब इस फॉर्मूले को कैसे रियलिटी में जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए देखो, सपोज़ कि मैंने यहाँ पर एक्सिस बनाई, हम वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि ये ओरिजिन है मेरे पास, यहाँ पर मैंने P पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मैंने Q पॉइंट मान लिया, और ये क्या होगा? हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये P पॉइंट और ये क्या होगा? OP वेक्टर। सबसे पहले तो हमें OP वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? OP वेक्टर में से OQ वेक्टर माइनस करना है। तो सबसे पहला काम ही हम यही करते हैं कि OP वेक्टर निकालते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ABC, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 000, 0,0,0,0। अब आपको ये पता ही है कि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y होता है, ये z होता है, x y z कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब जब मुझे OP वेक्टर निकालना है, क्योंकि मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो पहले मैं इनको निकाल कर रखूँगा, फिर माइनस करूँगा। तो OP वेक्टर कैसे निकलेगा? x का जो फाइनल कोऑर्डिनेट है और x का जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है, दोनों को माइनस करो। ये a माइनस 0, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? b माइनस 0, और थर्ड वाले के लिए क्या होगा? c माइनस 0। ऐसे ही करना है काम हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? a माइनस 0, एक्स वाला कोऑर्डिनेट था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? i कैप, कि x की तरफ है, प्लस देन आएगा b माइनस 0 j कैप, प्लस देन आएगा c माइनस 0 k कैप। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, हमें ये करते जा रहे हैं, और साथ में उनका एक यूनिट वेक्टर साथ साथ आता जाएगा जो उनकी डायरेक्शन बताएगा। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, OP वेक्टर। देन हमें क्या चाहिए? OQ वेक्टर। Q पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज D, E, F पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया इसका ओरिजिन पर, इसको हम बोलेंगे OQ वेक्टर। देन OQ वेक्टर कैसे निकलेंगे? सेम ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या होगा? D माइनस 0, D माइनस 0 क्या होता है? D होता है, ये हो गया i कैप की डायरेक्शन में। देन आएगा E माइनस 0, E माइनस 0 क्या होता है? E होता है,
ये आएगा ई जे कैप, उसके बाद क्या आएगा एफ के कैप। समझ आ गया? ये हमने दो पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, ओ पी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर। देन अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा निकालना है? ये वाला, जिसको हमने क्या बोला है, क्यू पी वेक्टर, यानी कि क्यू से लेकर पी की तरफ वो वाला वेक्टर निकालना है। तो क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना था, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। ओ पी वेक्टर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये वाली आई है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन माइनस ओ क्यू वेक्टर, ये आएगा हमारे पास डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप। अब क्या करना है, ये आपको पहले पता ही है कि आई वाला आई से माइनस होगा, जे वाला जे से होगा और के वाला के से होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए माइनस डी, हमने आई कैप को कॉमन ही ले लिया, प्लस बी माइनस ई, देन हमने जे कैप को कॉमन ले लिया, देन आएगा सी माइनस एफ, तब आएगा के कैप। तो ये हमने निकाल दिया क्यू पी वेक्टर की वैल्यू, जो कि हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर आता है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये हमने इसको ऐसे शो कर दिया, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड देखो सेम है, दोनों बराबर वैल्यू के लग रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर वैल्यू के होने भी चाहिए, ठीक है, अभी ध्यान रखना, और डायरेक्शन होगी डिफरेंट इनकी। तो ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। हम इसको शो कैसे करेंगे कि ए वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर ये +10 वैल्यू लेकर आएगा तो ये -10 लेकर आएगा, अगर इसकी वैल्यू -10 है तो उसकी वैल्यू +10 होगी। तो यही वैल्यू है इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। देन सेकंड हमारे पास आता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स, अब कॉन्करेंट वेक्टर्स या फिर हम बोल देते हैं इनको को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, हम इनको बोल देते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, इनका क्या होता है ना कि इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, नाम से देख लो को इनिशियल, ठीक है, मतलब कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना वो सेम होगा, इनकी टेल्स जो होंगे ना एक ही जगह पर कोइंसाइड करेंगी। तो सपोज कि मैंने 3 वेक्टर बनाए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इनका देखो इनिशियल पॉइंट फिक्स है। जब इनिशियल पॉइंट सेम है इन सबका, इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स, अब को प्लेनर वेक्टर्स नाम से देख लो, को मतलब सेम, प्लेन मतलब सेम प्लेन में है सभी वेक्टर्स। तो सपोज मैंने यहाँ पर ए वेक्टर बनाया, ये मैंने बनाया बी वेक्टर, तो अगर ये इसी प्लेन, सपोज कि ये बोर्ड एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इसी प्लेन पर है ये, ठीक है, इसी प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ, प्लेन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे 2 वेक्टर लिए, ये एक वेक्टर ये वाला हो गया, एक वेक्टर ये वाला हो गया, मैंने इनको यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, ये वाला एक्स वाई प्लेन है, तो मैंने इसको यहाँ पर रखा, तो देखो दिख रहा है ना आपको सामने से, ये एक ही प्लेन में है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, तो ये होता है प्लेन, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। अब देखो को प्लेनर वेक्टर्स, एक तो ये वाले हो गए, इन दोनों को देखो ज़रा, क्या हम इनको बोल सकते हैं को प्लेनर वेक्टर्स? क्या हम इनको बोल सकते हैं को प्लेनर वेक्टर्स? सोच के देखो। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो ऊपर वाला बन रहा है को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, तो हम इनको दोनों ही बोल सकते हैं, को प्लेनर को इनिशियल वेक्टर्स, कि ये को प्लेनर भी हैं को इनिशियल भी हैं, तो दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये भी ख़त्म हो चुका है को प्लेनर वेक्टर्स का टॉपिक। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास बचा है लास्ट एक टाइप और बचा है, वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसमें क्या होता है कि जब 2 वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है ना 90 डिग्री हो जाता है, ये ए वेक्टर हो गया, ये हो गया बी वेक्टर, जब 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, टेंसर क्वांटिटीज़ एंड काइंड्स ऑफ वेक्टर्स।
सो आज के लिए इतना ही करते हैं बस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।